नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूठी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, पिछले एपिसोड में हमने फिरोज तुगलक के सुधार के बारे में बात करी थी, फिरोज तुगलक के परिचय के बारे में बात करी थी। और अब जो फिरोज तुगलक के ऊपर सबसे बड़ा आता है, एक अलग सा एक बिंदु बनता है फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति और उसका मूल्यांकन। दिल्ली के सुल्तानों में फिरोज तथा फिरोज पहला सुल्तान था जिसने इस्लाम के कानूनों और उलेमा वर्ग के को राज्य के शासन में प्रधानता दी है। याद रखिए, दो बड़े वर्ग होते हैं दिल्ली सल्तनत में, दो शब्द आते हैं बच्चों, अमीर सामंत और कुलीन वर्ग, और उलेमा वर्ग जो धार्मिक वर्ग का निर्णय करते थे। फिरोज तुगलक ने इनको बहुत अधिक महत्व दी और बहुसंख्यक हिंदू जनता के प्रति वह एक अहिष्णु सम्राट के रूप में सामने आया। उलेमा वर्ग से सलाह भी लेता था, उनसे सहायता लेता था। इस कारण लोग की धार्मिक नीति धर्मांधता और असहिष्णुता की कहलाई जाती है। सुल्तान शिया, सूफी, मोहिल्दियों और महदियों आदि मुसलमान वर्गों के प्रति जो है असहिष्णुता व कट्टर सुन्नी समर्थक नहीं थे। शियाओं को उसने दंडित किया और धार्मिक पुस्तकों को जला भी दिया था, और स्वयं जो है अपनी आत्मकथा में इसका वर्णन भी करता है। फिरोज अपनी बहुसंख्यक हिंदू जनता के प्रति भी बहुत अधिक कठोर माना जाता था, और ब्राह्मणों पर कर लगाने वाला वह पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी उस समय कर लगाए थे। और वे मानता था कि हिंदुओं को जिम्मी कहा जाता, वह अपने मुसलमानों को एकमात्र शासक मानता था और हिंदुओं को जिम्मी माना जाता था। उसने अब ये लिखा भी है। और जाज नगर पर जो उसने आक्रमण किया, उसको साफ ये माना जाता है कि वह वहाँ पर जो हिंदू के विशाल मंदिर थे उनको लूट कर वहाँ पर मस्जिदें बनाकर करना चाहता था, और एक आक्रांता के रूप में काम करना चाहता था, और वह अपने आप को महमूद गजनवी के रूप में भी प्रदर्शित करना चाहता था। और उसने जगह जगह पर जो है उसके उदाहरण भी आते हैं कि वह हिंदुओं को मुस्लिम धर्मांतरण बनाने की उसने नीति भी का भी कार्य किया। फिरोज ने उन्हें जो है किसी कट्टर सुन्नी वर्गों को कर से मुक्त किया, लेकिन इसके अलावा किसी भी लोगों को उस पर कर नहीं किया। फिरोज ने खलीफा से 2 बार अपने सुल्तान पद की स्वीकृति भी ली, जो ये और अपने आप को नायब पुकारा। सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित किया, फरमान अंकित किया, और इन सभी का उद्देश्य कट्टर मुसलमान उलमा को सहानुभूति प्राप्त करना था, जिसके अंतर्गत वह सुल्तान बना था। फिरोज की धर्मांध नीति राज्य के हानिकर सिद्धांत के आधार पर प्रतिक्रियावादी थी। वह जो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया, वह जो अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया, उस चेष्टा को तुगलक वंश के फिरोज तुगलक ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और ये तुगलक वंश के पतन का बहुत अत्यधिक कारण भी बना। बहुसंख्यक हिंदू प्रजा उससे असंतुष्ट हो गई। अलाउद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में जो आरंभ करेगी धर्म और राज्य को पृथक करने की नीति थी, वो बिल्कुल एक तरीके से फिरोज के समय में तुगलक हो गई। शासन की दृष्टि से अगर व्यक्तिगत रूप से माना जाए, शासन की दृष्टि से माना तो कुशल शासक था, ना परिश्रमी था। सबसे बड़ी बात ये, फिरोज के आर्थिक लोकहितकारी और सार्वजनिक कार्य सफल हो गए। इसका कारण ये था कि फिरोज के पास में जो व्यक्ति थे, जो अधिकारी थे, वो बहुत अधिक निपुण थे, और उन निपुण व्यक्तियों के साथ में ही उसने इस तरीके से काम किया। फिरोज तुगलक का एक बहुत बड़ा गुण ये भी था कि वह बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा को आम जनता के बीच में सीमित रखना चाहता था, उदासीन दिखना चाहता था, और इसलिए महमूद तुगलक के राज्य की प्रजा को जो घाव दिए थे, उसको फिरोज ने सामाजिक सुधार की दृष्टि से बढ़ने की पूरा कोशिश भी की। इसलिए फिरोज के शासनकाल में एक बहुत बड़ी समस्या ये भी आई कि शासन में उन्होंने अधिकारियों के बहुत अधिक सीमा रहने पर, बहुत अधिक उसने पे भ्रष्टाचार हो गए। भ्रष्टाचार इस बात से नहीं हुई कि उन्होंने जनता को परेशान किया, अधिकारियों ने इस बात से नहीं हुई कि जनता से बहुत अधिक कर लिया, इस बात से भी हो गई कि वह जो राजस्व कृतित होता था उसमें खूब लूट मार मचाते थे, और लूट मार मचाने के कारण फिरोज तुगलक जो है राजस्व की कमी हो, और ये धीरे धीरे आगे देखे जाते हैं तो ये ही उनके पतन का कारण हुआ। फिरोज के चरित्र और कार्यों की जो है अगर हम समीक्षा करें तो वे व्यक्तिगत रूप से बहुत धार्मिक प्रधान था, लेकिन आदमी एक व्यक्ति के रूप में बहुत अच्छा माना जाता था, और उसको व्यक्ति को समझता था। व्यक्ति दृष्टि से गुण प्रशंसनीय भी कहे जा सकते थे, और उसके मुख्य जो सफलता का राज्य था वो यही था कि राज्य और प्रजा की उसने बहुत अधिक सेवा की। इसके अधिक न तो वह पूर्णतः दयालु था, न पूर्ण उदार था, और न ही पूर्ण ईमानदार था, बल्कि अधिकारियों को किसी न किसी तरीके से वह सहायता देता था। लेकिन उसकी सफलता के पीछे अगर बार बार मैं बात कर रहा हूँ, सफलता के से उसके योग्य अधिकारी को जाता था, और वह उसका भ्रष्ट आदमियों को भी या क्रिमिनल व्यक्तियों को भी जो है सज़ा मुक्त कर देना, ये उसका दुर्बलता का कारण था। बेईमान व्यक्तियों को भी माफ़ कर देता था, और इस कारण से उसने अपने सरदारों और अधिकारियों को विस्तृत अधिकार भी दे रखे थे, और यही विस्तृत अधिकार की जो थी वे उसके नुकसान का कारण पड़ती थी।
फिरोज की बात करें तो विकेंद्र की व्यवस्था उसके योग्यतम अधिकारियों को भी कठिनाई से डालने के लिए पर्याप्त थी और उसने निस्संदेह अपने वंश की प्रगति को रोकने के लिए ऐसा किया होगा। हम एक बात और मान लेते हैं यहाँ पर, फिरोज का व्यवहार उस समय तक हुए सुल्तानी की तुलना में अधिक कठोर था। फिरोज एक दास प्रथा के जो एक अनावश्यक व्यय प्रशासन में अनुचित हस्तक्षेप का कारण भी बनी कि इतना अधिक दास हुए और उन्हीं दासों में से निकलकर आगे चलकर उसको समस्या हुई। फिरोज तुगलक दिल्ली सुल्तानत के सैनिक और प्रशासकीय प्रतिष्ठा को स्थापित करने में पूर्णतः असफल रहा और हम मानते भी हैं कि उसके समय में किसी प्रकार का कोई सैनिक सुधार नहीं हुआ। फिर लोग ने शासन को सुसंगठित पढ़ने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसे दुर्बल और भ्रष्टाचार बनाया, जो तुगलक वंश के पतन का महत्व बहुत भयंकर और बहुत जबरदस्त कारण बना। अतः हम मान सकते हैं कि उसके सुधार हुए हैं, ये भी मान सकते हैं कि जन कल्याणी कार्य किए, ये भी मान सकते हैं सब कुछ है, लेकिन एक शासक के रूप में अगर परिभाषित किए या तुगलक वंश के एक वंश के बीच के कड़ी के रूप में गए तो फिरोज तुगलक बहुत अधिक कोई सफलतम नहीं रहा। और अंततः इसीलिए उसका देखा जाता है कि उसके अधिकारियों में भ्रष्टाचार फैलता गया, वे राजकोष को लूटते गए, जनता के जरूर उन्होंने कुछ भला किया होगा और इसी कारण से उसका जो है तुगलक वंश का पतन हुआ। धन्यवाद।